1962 तक इंडिया के सारे इंटरनल और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस की जानकारी आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जुटाती थी। लेकिन इंडो चाइना वॉर 1962 और इंडो पाक वॉर 1965 के दौरान इन इंफॉर्मेशंस को जुटाने में हुई कुछ चूक के बाद ये रियलाइज हुआ कि यूएस की CIA और यूके के MI6 की तरह इंडिया को भी इंटरनेशनल लेवल पर एक डेडिकेटेड फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी की ज़रूरत है। जिसके बाद से रॉ के क्रिएशन की बात उठी। फिर धीरे धीरे साल 1968 आता है, जब लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठती हैं और फिर उनके पास आती है RN काउ की एक फाइल। RN काउ रामेश्वर नाथ काउ, जो उस वक्त IB के ज्वाइंट डायरेक्टर और हेड ऑफ एक्सटर्नल इंटेलिजेंस थे और इससे पहले एक्स प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के चीफ ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी भी रह चुके थे। इस फाइल में उन्होंने एक ऐसे एजेंसी के गठन की बात कही थी जो कि सिर्फ फॉरेन इंटेलिजेंस के लिए हो। वैसे तो पब्लिक डोमेन में रॉ के क्रिएशन के पीछे बहुत सारे रीजंस दिए गए हैं, लेकिन ऑफिशियली इसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये बेहद ही क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। और यही वजह है कि RN काउ ने उस फाइल में क्या लिखा था ये किसी को भी नहीं पता। इंडो पाक वॉर 1965 में इंटेलिजेंस फेलियर के बाद आर्मी और IB के बीच एक कन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, जिसके बाद आर्मी चीफ जनरल JN चौधरी ने मिनिस्टर ऑफ डिफेंस YB चमन को एक खत भेजा। उन्होंने उस खत में लिखा कि चूंकि इस हमले को लेकर IB की तरफ से उन्हें पर्याप्त इंटेलिजेंस नहीं मिली थी, इस वजह से आर्मी जंग में पाकिस्तान के खिलाफ कोई कैलकुलेटेड कदम नहीं उठा पाई। मिलिट्री इंटेलिजेंस मिलिट्री के हाथों में होनी चाहिए। IB के लोगों के बजाय मिलिट्री के लोगों को विदेशों में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए तैनात होना चाहिए। इस सलाह को डिफेंस मिनिस्टर चमन ने भी सही माना था, लेकिन कैबिनेट ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया और यह सलाह ज्यों की त्यों रह गई। PM इंदिरा गांधी ने RN काउ के सामने 2 शर्तें रखी थी। पहली ये कि रॉ एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसके हायर प्रोफेशनल्स सिर्फ IPS रैंक के लोग होंगे, और दूसरी, रॉ की टॉप 2 पोस्ट PM की मर्जी से या तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर बाहर के किसी व्यक्ति से भरी जाएगी। इसके बाद सितंबर 1968 में इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PN हक्सर और रामेश्वर नाथ काउ के गाइडेंस में रॉ का गठन होता है, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में बनाया जाता है और RN काउ बनाए जाते हैं इसके पहले डायरेक्टर। रॉ चीफ की डेजिग्नेशन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी रिसर्च की होती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी कि PMO का ही एक हिस्सा होता है। उस वक्त के कैबिनेट सेक्रेटरी DS जोशी ने सलाह दिया था कि इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रॉ रखा जाए और इसे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की ही एक हिस्से के रूप में बनाया जाए। इंदिरा गांधी ने रॉ को कई विशेष सुविधाएं दे रखी थी, जैसे कि इसे UPSC के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया था। मतलब कि रॉ में किसी तरह की रिक्रूटमेंट, फॉरेन टूर को सैंक्शन करने जैसी चीजों को UPSC के दायरे से बाहर रखा गया था। एज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रपोजल, सैंक्शन ऑफ पोस्ट, फॉरेन ट्रेवल जैसी चीजों के लिए सीधे कैबिनेट सेक्रेटरी को प्रपोजल भेजते थे। फिर उसके बाद एज ए सेक्रेटरी इन द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट वो इन प्रपोजल्स को एग्जामिन करते थे और फिर सैंक्शन करते थे। बेसिकली ये इसलिए था ताकि रॉ एक इफेक्टिव इंटेलिजेंस एजेंसी बन सके। रॉ सिर्फ इंडिया के PM को ही आंसरेबल है। रॉ का काम है फॉरेन इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, काउंटर प्रोलाइफरेशन को इनकरेज करना, यानी कि न्यूक्लियर वेपन या मास डिस्ट्रक्शन करने वाले हथियारों से संभलने की नीति बनाना, इंडिया के इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में मदद करना। रॉ आसपास के देशों की पॉलिटिकल और मिलिट्री डेवलपमेंट्स को भी मॉनिटर करता है, खास करके ऐसे डेवलपमेंट्स जिनका हमारे नेशनल सिक्योरिटी से सीधा नाता हो। रॉ अफगानिस्तान में इंडिया के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का भी काम करता है। साथ ही हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में विदेशों से सप्लाई होने वाले हथियारों की संख्या पर भी कंट्रोल लगाता है, खास करके US, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज से आने वाले हथियारों पर। शुरुआत के ही दिनों से रॉ का नाता इजराइल की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से रही है, और ऐसा इसलिए ताकि रॉ एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के बारे में इजराइल की नॉलेज और काउंटर टेररिज्म टेक्निक्स से बेनिफिट कर पाए। बांग्लादेश के फॉर्मेशन में रॉ का बड़ा योगदान रहा है। पॉलिसी मेकर्स और इंडियन आर्मी को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने के साथ साथ रॉ ने ग्रुप ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तानी फाइटर मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग देने के साथ साथ उन्हें आर्म्स भी प्रोवाइड किया था। एनालिसिस्ट का यह भी कहना है कि सिक्किम असैसिनेशन ऑफ इंडिया 1975 में भी रॉ का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जहां रॉ ने म्यांमार की कंचिन इंडिपेंडेंस आर्मी को मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड किया था। लेकिन वही सपोर्ट फॉर द तमिल सेपरेटिस्ट ग्रुप लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्लम LTTE को सपोर्ट करने की वजह से रॉ को ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था।
हुआ यूं था कि 1970s में रॉ ने LTTE को ट्रेनिंग दी थी और आर्म्स भी प्रोवाइड किया था। लेकिन फिर धीरे धीरे 1980s तक ये ग्रुप टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में लिप्त होने लगा, जिसके बाद रॉ ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। 1987 में इंडिया ने श्रीलंका के साथ एक पैक्ट साइन किया, जिसके बाद एज अ पीस मेकिंग ट्रूप इंडियन आर्मी के जवान श्रीलंका में दाखिल होते हैं और रॉ की ही तरफ से कभी ट्रेंड किए गए आर्मी से लड़ाई लड़ते हैं। इस वक्त इंडिया के पीएम थे राजीव गांधी और यही वजह थी कि साल 1991 में LTTE के ही एक सुसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। एज अ डायरेक्टर रामेश्वर नाथ काओ साल 1977 तक एजेंसी से जुड़े रहे और फिर रिटायर हो गए। कई एक्सपर्ट जिन्होंने काओ के साथ काम किया है वो बताते हैं कि रॉ की सक्सेस के पीछे काओ का बहुत बड़ा हाथ था। अपने कार्यकाल में उन्होंने रॉ को इंडिया की प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी के मुकाम पर पहुंचा दिया था, जिसके एजेंट्स वर्चुअली दुनिया के हर बड़े एम्बेसी और हाई कमीशन में तैनात थे।